नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम विजयनगर की सांस्कृतिक प्रगति के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, विजयनगर की जो सांस्कृतिक प्रगति है उसके विषय में हमने साहित्य के क्षेत्र में विजयनगर के अंतर्गत क्या प्रगति हुई, किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, इसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। आज हम कला के विषय में देखेंगे कि विजयनगर में कला के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई। तो यहाँ पर कला के क्षेत्र में देखा जाए तो सर्वाधिक उन्नति विजयनगर में हमको स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिखाई देती है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी मंदिर निर्माण जो शैली थी इस समय की, इसके अंतर्गत काफ़ी कुछ उन्नति हमें विजयनगर के शासकों द्वारा यहाँ पर दिखाई देती है कि किस प्रकार से उन्होंने कला के नए आयामों को, द्रविड़ कला शैली का इस समय चरमोत्कर्ष था एक तरह से, और विकसित द्रविड़ कला शैली के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण किया गया था। विकसित इसलिए कि द्रविड़ कला शैली चरमोत्कर्ष पर थी और साथ ही साथ कुछ द्रविड़ कला शैली के अंतर्गत कुछ नए आयाम भी यहाँ हमको स्थापत्य कला के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मंदिर जो है वो स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूने हैं इस समय के, और ये द्रविड़ कला शैली पर आधारित मंदिर है। दक्षिण भारत की कला शैली वैसे भी स्थापत्य कला के अंतर्गत द्रविड़ कला शैली के अंतर्गत ही जानी जाती है, और द्रविड़ कला शैली का यहाँ पर विकसित रूप हमको दिखाई देता है यहाँ के दो प्रमुख मंदिरों में। कृष्णदेव राय के समय दो मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया गया था, विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर। इन दोनों मंदिरों में हमको द्रविड़ कला शैली की चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, अर्थात विकसित द्रविड़ कला शैली यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इन मंदिरों की यहाँ पर कुछ विशेषताएं थी। इनमें देखिए, पहली विशेषता तो यह थी कि जहाँ पर हमको मंदिरों के अंतर्गत मंडप देखने को मिलते हैं। मंडप का तात्पर्य यह है कि हमने पहले भी बात की थी कि जो गर्भगृह है जहाँ पर मुख्य मूर्ति देवता की रखी जाती थी, उसके सामने एक मंडप बनाया जाता था। तो यहाँ पर मंडप के अतिरिक्त एक अतिरिक्त मंडप यहाँ पर कल्याण मंडप देखने को मिलता है विजयनगर की स्थापत्य कला शैली में, जो मंदिरों के अंतर्गत दिखाई देती है। तो ये कल्याण जो मंडप है ये विशेष तौर पर इसलिए बनाया जाता था कि इसमें देवता के विवाह समारोह का त्योहार मनाया जाता था। देवताओं का विवाह समारोह इसमें आयोजित किया जाता था और एक प्रकार से इसे त्योहार के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता था। तो यहाँ पर ये जो कल्याण मंडप है, यहाँ पर दक्षिण भारत के अंतर्गत जो तेलुगु साहित्य है, कन्नड़ साहित्य है, इसके अंतर्गत जो ये जो भाषाएं हैं दक्षिण भारतीय भाषाओं के अंतर्गत कल्याण से तात्पर्य विवाह से है। तो यहाँ पर विवाह समारोह कल्याण मंडप के अंतर्गत देवताओं का मनाया जाता था। तो यहाँ पर एक अलग विशेषता यहाँ पर हमें द्रविड़ कला शैली के अंतर्गत देखने को मिलती है मंदिरों में, कि मंडप के अतिरिक्त कल्याण मंडप का यहाँ होना एक इसकी प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा दूसरी विशेषता इसकी यहाँ थी कि एक अतिरिक्त मंदिर होता था। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त एक अन्य मंदिर होता था जिसे अम्मान मंदिर कहा जाता था। अम्मान मंदिर, अब ये अम्मान मंदिर क्या होता था? अम्मान मंदिर एक तरह से जो देवता होता था उसकी पत्नी के लिए बनाया जाता था, और देवता की पत्नी की मूर्ति उसमें रख करके, उसमें प्रतिमा रख करके, और वहां पर देवता की पत्नी की उपासना की जाती थी। तो एक प्रकार से मुख्य मंदिर के अतिरिक्त एक अतिरिक्त मंदिर और होता था जो देवता की पत्नी के लिए बनाया जाता था, जिसे अम्मान मंदिर कहा गया है। तो यहाँ पर ये दो विशेषताएं हमको मंदिरों की स्थापत्य कला के अंतर्गत देखने को मिलती है। आगे इन मंदिर विशेषताओं को आगे चल करके मदुरा मतलब मदुरई के जो नायक थे उन्होंने आगे चल करके इन्हें और अधिक प्रोत्साहन दिया। जब शासक नहीं रहे, साम्राज्य नहीं रहे, तो साम्राज्य जब विखंडित हो गए तो नायक कहा गया है एक तरह से सामंतों को। जो बड़े बड़े जागीरदार होते थे, सामंत होते थे, उन्हें नायक कहा जाता था। तो उन लोगों ने आगे चल करके इन मंदिरों की, इन कला शैली की विशेषताओं को आगे प्रोत्साहन और दिया और आगे बढ़ाया, जो शासकों ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि मंदिरों के अतिरिक्त शासकों के द्वारा महलों या राजप्रसादों का भी निर्माण करवाया गया। राजप्रसाद या महल जिनमें वो निवास करते थे, जिसमें राज परिवार के लोग निवास करते थे, तो इनका भी निर्माण यहाँ पर करवाया गया। और इनकी विशेषता ये थी कि इनकी दीवारों पर चित्रकारी की गई है। इन भवनों, जो राजमहल या राजप्रसाद होते थे, उनके भवनों की दीवारों पर चित्रकारी की गई है। और इस चित्रकारी की विशेषता यह है
कि इस चित्रकारी के अंतर्गत विभिन्न देशों के जो रहन सहन है उसको यहाँ पर चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया गया। अलग अलग देशों के रहन सहन को चित्रकारों ने चित्रकारी के माध्यम से यहाँ पर दीवारों पर उकेरा है। तो ये एक इसकी चित्रकला की एक विशेषता रही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कलाकारों ने यहाँ पर मूर्तियों का भी निर्माण किया। अधिकांशतः शासकों की मूर्तियां बनाई जाती थी और जो मूर्तियां होती थी वो पत्थर एवं धातु की मूर्तियां होती थी। तो इस प्रकार से कला के क्षेत्र में भी यहाँ पर कुछ अच्छी प्रगति हमको सांस्कृतिक रूप से देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं संगीत की। तो देखिए, विजयनगर के शासकों ने संगीत और नृत्य को भी काफी प्रोत्साहन दिया था। संगीत नृत्य के अंतर्गत कृष्णदेवराय के दरबार में भी उच्च कोटि के संगीतज्ञ, नायक और नर्तक निवास करते थे। यहाँ पर हम कुछ संगीत से संबंधित पुस्तकों की और उनके लेखकों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इनमें छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि पुस्तक या लेखक का नाम दिया जा सकता है और आपसे उसके बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बुक्का प्रथम के समय जो सायण था, कवि सायण, उसने संगीत सार नामक संगीत पर एक ग्रंथ लिखा है। इसके अतिरिक्त मल्लिकार्जुन जो शासक था, उसके दरबार में मल्लीनाथ नामक एक संगीतकार रहते थे। तो उनके जो पौत्र थे, उनके पौत्र ने, जिनका नाम था राम अमात्य, उन्होंने रामराय के संरक्षण में रहते हुए और स्वरमेल कलानिधि नामक संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था जो काफी प्रसिद्ध रहा है। और इसके अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण जो थे, वो देवराय द्वितीय के दरबार में एक अच्छे संगीतकार थे, जिन्होंने संगीत सर्वोदय नामक ग्रंथ की रचना की है। इस प्रकार से संगीत के अंतर्गत आपको ये पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम ध्यान में रखने हैं। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में यदि देखा जाए तो विजयनगर के शासकों ने यहाँ पर स्थापत्य कला, संगीत, चित्रकला, इसके अतिरिक्त मूर्ति कला और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी कुछ योगदान दिया है। और इसी योगदान के कारण से यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत दिए गए इन योगदानों के अंतर्गत हमें विजयनगर साम्राज्य का जो सांस्कृतिक प्रगति हमको दिखाई देती है। नेक्स्ट हम टॉपिक जो हमारा स्टार्ट करेंगे वो थर्ड चैप्टर होगा। धन्यवाद।